आफ्टरनून टू यू। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था चुनाव आयोग। हमारे संविधान में जैसा कि हमने बताया था कि चुनाव आयोग अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक पूरी विस्तृत जानकारी देता है। आज हम पढ़ाएंगे आपको चुनाव सुधार। चुनाव सुधार, आपको पता है कि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। 1967 तक जितने भी इलेक्शन हुए थे उसमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस जीती थी और जो नेता थे समय समय पर एक दो पार्टी अलग बनाई थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी थी, कई नेताओं ने बनाई। लेकिन मेन समस्या 1967 के बाद शुरू हुई और वो समस्या थी कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था और इन भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए चुनाव में कुछ सुधारों की आवश्यकता हुई और इसके लिए सबसे पहले एक समिति बनी थी जिसे संसदीय समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? संसदीय समिति। ये संसदीय समिति 1970 में बनी और इसका कार्य था कि चुनाव में किन किन सुधारों की आवश्यकता है, कैसे हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो इस कमेटी की मेन जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो कंपनी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिक और उम्मीदवारों को कुछ चंदा देते हैं, धन देते हैं अलग अलग स्रोतों से। एक्चुअली वो अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए देते हैं। तो संसदीय समिति ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इस काले धन को रोकने के लिए चुनाव में जो खर्च होता है उसे सीमित किया जाए कि कितना खर्च कर सकता है एक उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो या कोई दूसरी रीजनल पार्टी हो, सबके लिए चुनाव खर्च जो है निर्धारित की जाए। इसके बाद जब देखा कि और भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे अपराधीकरण बढ़ रहा है, बूथ कैप्चरिंग शुरू हो गई थी, मतदाताओं के ऊपर दबाव डाला गया था कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, बाहुबली लोग जब आए मैदान में उम्मीदवार के रूप में, उस टाइम भी चुनाव आयोग ने सोचा क्यों ना एक ऐसा कदम उठाया जाए जो चुनाव में अपराधीकरण को रोका जाए। इसके लिए एक कमेटी बनी और उस कमेटी का नाम था बांचू कमेटी। बांचू कमेटी। इस कमेटी के लिए भी उसी टाइम बनाया गया था 1970 में, 1969 में, और इसी कमेटी ने 1970 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है जो आपके सामने बताएंगे हम। इसमें यह था कि जो भी खर्चा एमएलए एमपी करते हैं उन सब खर्चों पे कंट्रोल किया जाए और ऐसे उम्मीदवार जो किसी अपराध में लिप्त हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। इस कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इन समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे चुनाव सुधार के। तो हेडिंग डालिए आप, चुनाव सुधार के मुख्य कारण। चुनाव सुधार के मुख्य कारण क्या है? इसमें पहला कारण है
आज़ादी के 75 साल के बाद आज हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है या चीफ इलेक्शन कमीशन जो है टोटली कार्यपालिका के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका अपना स्टाफ नहीं है, ना ही इनका कोई असिस्टिंग स्टाफ है। जो भी स्टाफ है वो कार्यपालिका के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीएम के रूप में मिलता है, जिलाधीश होता है, एसडीएम होते हैं, डिप्टी उनके रहते हैं, और उसके बाद नीचे जो आरओ है, जैसे आरओ है, एआरओ है, ये सब भी हम टोटल कार्यपालिका के ऊपर रहते हैं। इनका कोई इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ चुनाव आयोग के लिए ये है कि इनका अपना कोई सेपरेट स्टाफ नहीं है। दूसरी समस्या इनके साथ है कि जो चुनाव आयोग की जो प्रॉब्लम है कि उम्मीदवार जो हैं, जो प्रत्याशी हैं चुनाव के, वो किसी न किसी रूप में धन इकट्ठा करके और चुनाव लड़ते हैं। इससे क्या है, अपराधीकरण बढ़ रहा है। और वो किसी भी रूप में धन, किसी भी, चाहे वो विभिन्न अपराधों के द्वारा, चाहे भूमाफिया हो, शिक्षा का शोषण करने वाले हो, या यहाँ तक के चोरी वगैरह करते हैं, या चोरों को सहायता करते हैं, या किसी तरह से असिस्ट करते हैं, लेकिन वो धन कमाते हैं। इन सब अपराधों के द्वारा धन इकट्ठा करके वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद नीति बनाने के लिए विधानसभा या संसद में पहुँचते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया कि इस अपराधीकरण को कैसे रोका जाए, इसीलिए विभिन्न समितियां बनाई थी। तीसरा कारण था कि जो भ्रष्ट प्रत्याशी हैं या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, ऐसे प्रत्याशी जब लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर विधानसभा में पहुंचते हैं तो हम और नीति बनाते हैं, तो वो ऐसी नीति बनाते हैं जो उनके अपनी इच्छा अनुसार होता है, जो उनकी फेवर की नीति होती है। तो इनको रोकने के लिए भी चुनाव आयोग ने कदम उठाए, इसलिए विभिन्न समितियां बनाई, ये भी एक कारण था। चौथा कारण था कि हमारे पास जो नेता हैं वो जिस तरह से मेडिकल में विशेषज्ञ होते हैं, MD-MS होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है और न्यूरोलॉजिस्ट होता है, या हमें बीटेक अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। इसी तरह नेता जो हमारे यहाँ पे वो विशेषज्ञ नहीं है अपने अपने क्षेत्र के। अब जो विशेषज्ञ नहीं है, जैसे नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भी एक कारण है कि वो शिक्षित भी, जितनी शिक्षा होना चाहिए वो भी नहीं है। जैसे हम कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि ग्राम पंचायत पे अगर हम विलेज लेवल पे देखें तो उन्हें कम से कम 10th पास हो, जिला पंचायत सदस्य तो इंटर पास हो, MLA के लिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दें तो ग्रेजुएट हो, और MP के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो शिक्षित लोग जब पहुँचेंगे विधानसभा और संसद में तो हमारा जो विकासशील देश है वो विकसित देश बन जाएगा। तो नीतियों की कमी के कारण भी हमें लगता है कि कभी कभी हम विकसित देश नहीं बन पा रहे हैं, ये भी एक कारण है जी। तीसरा है कि आपने देखा होगा, कि आपने देखा होगा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या वो एक कुकर मुद्दे की तरह बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण ये है कि जो बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, जिनका अपना वर्चस्व है, अगर उनके मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपना छोटा सा गुट अलग बना लेते हैं, जिससे नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज़ या नंबर ऑफ अदर पार्टीज़ ये सब इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। इससे चुनाव आयोग के सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है, वो ये है कि उनके लिए जो चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रॉब्लम है या डमी कैंडिडेट उतारने की प्रॉब्लम है, वो सब समस्याएं आ रही हैं। इन सब को भी दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग समय पर, जैसे BM तारकुंडे की कमेटी बनाई थी,
या दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई है, इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी बनाई है, उनके बारे में अभी डिटेल में हम बताएंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने सोचा कि हम अलग अलग समय पर कमेटियां बनाई उन्होंने, और उनका ऑफकोर्स रिजल्ट भी, परिणाम भी अच्छा मिला है। एक और रीज़न है कि आपने देखा होगा कि जो विधानसभा के या संसद के इलेक्शन हैं उनमें कभी कभी किसी भी एक पार्टी को, अगर किसी रीजनल पार्टी की बात करें, जैसे हम यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा मेन जो पार्टी है कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। इसी तरह अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, या एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर शिवसेना है, या मनसे है, महाराष्ट्र निर्माण सेना है। इस तरह से तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में है, या तेलंगाना में टीआरएस है। ये सब विभिन्न पार्टियां, बीजू जनता दल है उड़ीसा में, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी भी है, और बहुत सी रीजनल पार्टी हैं। जैसे अभी आप बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली में अभी भी आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टी है, जिसने अभी पंजाब के भी इलेक्शन जीते। लेकिन होता क्या है कि जो रीजनल पार्टियों का बढ़ना, ये चुनाव आयोग के सामने चैलेंज हो गया है। क्योंकि जैसे आपने देखा, हमने कहा कि समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों ने मध्य प्रदेश में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सीटें जीती। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में भी एक सीट है, और बीएसपी की उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी सीटें जीती हैं। तो रीजनल पार्टियों का जो वर्चस्व होता है, बीएसपी और ये सब, आपको हमने बताया था कि 6% वोट मिलते हैं टोटल कॉन्टेस्ट में, तो वो नेशनल पार्टी भी बन जाती है। इसी तरह बंगाल की बात करें, तृणमूल कांग्रेस है, ये सब पार्टियां बढ़ रही। जनता दल यूनाइटेड जो था वो अभी तो जेडीएस, जैसे कर्नाटक में बना था, एचडी जो आपके प्रधानमंत्री महोदय थे एचडी देवगौड़ा, उनकी जेडीएस थी। इसी तरह जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड है, या आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की। ये रीजनल पार्टियों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये चुनाव आयोग के सामने चैलेंज कर रहा है। कारण ये है कि इनमें कभी कभी सब पार्टियों को मिलके भी त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है, और कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक पार्टी के अनुसार कार्य नहीं हुआ, या उनके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में एक पार्टी क्या करती है कि विड्रॉ कर लेती है, और इलेक्शन दोबारा कराना पड़ते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। ऐसे में त्रिशंकु जो विधानसभाएं बन रही हैं, या त्रिशंकु संसद बन रही है, उसमें चुनाव आयोग के सामने समस्या ये है कि उपचुनाव कराना पड़ते हैं, या फिर पूरा डिक्लेयर करके दोबारा री इलेक्शन कराना पड़ता है। इससे पैसे का भी खर्चा बढ़ रहा है, और दूसरा चुनाव आयोग के लिए रिपीटेशन कराना पड़ता है। ये पूरी दिल्ली में बहुत चुनाव की पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ी थी, हाँ, उसमें 49 सीट मिली थी पहले चुनाव में, फिर उससे री इलेक्शन हुए, उसके बाद 67 सीट मिली थी, और अब अभी तो उसमें पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी में आई हुई है। तो त्रिशंकु विधानसभा एक दूसरा कारण है जिसके कारण चुनाव आयोग के लिए सुधारों की आवश्यकता पड़ी। एक और है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवार हैं, जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो मतदाताओं को अपने दबाव में लेकर ये कहते हैं कि आप वोट डालने मत जाइए। क्यों? क्योंकि उनके अपने लोकल गुंडे जो है वो वोट डाल देते हैं या बटन दबा देते हैं। बैलेट में पहले ये समस्या थी, और अब भी है, समस्याएं तो अभी भी हैं। तो इन सब चीज़ के लिए अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादातर जो रैपिड एक्शन फोर्स लगती है वो बाहर की लगती है, जिससे लोकल की पुलिस भी उन पर इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो ये भी असामाजिक तत्व ज़्यादा बढ़ने के कारण भी चुनाव आयोग के लिए उस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कारण है कि ग्रामीण मतदाता जो होते हैं, आपको पता है कि हर इलेक्शन के बाद, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उस टाइम मतदाता सूची नहीं बनती है।
आपको बताया था हमने पिछले चुनाव आयोग वाले चैप्टर में कि प्रत्येक इस वर्ष से पहले प्रत्येक वर्ष जनवरी में 1 जनवरी को जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वोटिंग आई कार्ड बनाना पड़ता था। लेकिन इस साल 2022 से चुनाव आयोग ने इस नियम में थोड़ी शिथिलता प्रदान की है। वो ये है कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, अब कोई भी व्यक्ति 18 साल पूरे करता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन मतदाता के रूप में करा सकता है। अब उन्हें 4 बार मौका मिलता है। पढ़न जुलाई, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, एवरी आफ्टर 3 मंथ्स। तो जो भी 18 वर्ष पूरी कर लेता है, आपको बताया था कि 18 वर्ष 61वें संशोधन के लिए, संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संशोधन जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तब 1988 में ये लाया गया था, जिसके अनुसार 21 साल से 18 वर्ष आयु कर दी थी। इसके लिए वोटिंग के लिए, मतदाता के लिए, और 89 में पहली बार ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, इसके साथ हमने बताया था कि ग्रामीण मतदाता, विशेषतया ग्रामीण मतदाताओं के लिए क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी कम होती है और कुछ प्रत्याशी मतदाता सूची में हेरा फेरी कर देते हैं। पर्टिकुलर कास्ट के, कम्युनिटी के वोट निकलवा देंगे और अपने वोट डलवा देंगे, दूसरे बढ़वा देंगे। तो ये जो हेरा फेरी होती है, ये भी चुनाव आयोग के संज्ञान में जब आया तो उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना इसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए उन्होंने हर चुनाव के बाद अपने जो उनका इलेक्शन कमीशन का कार्यपालिका में जो नुमाइंदे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा, जिसे हम कहते हैं बूथ लेवल BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, तो हर बूथ की लिस्ट बनाते हैं वो, और उसके बाद फ्रेश लिस्ट जारी होती है, उसी के हिसाब से वोट डालते हैं। इसमें लेखपाल भी इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें पूरी जानकारी होती है उस क्षेत्र की। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए अभी ID कार्ड भी चुनाव आयोग ने बनवा दिए हैं। बैलेट बॉक्स की जगह उन्होंने VVPAT के थ्रू, वोटिंग EVM के थ्रू VVPAT, जिसमें प्रत्याशी का फ़ोटो भी आता है, उसके थ्रू वोट डालने की सुविधाएं की हैं। और हर उस व्यक्ति को जिसका वोट है उसके घर पे उसकी पर्ची देने के लिए भी कहा है, और वो उस पर्ची को लेके जाता है और वोट डालता है। ये सब सुविधाएं चुनाव आयोग ने अपराधों को रोकने के लिए, चुनाव में सुधार करने के लिए ये सब इम्प्लीमेंट किए हैं। एक और है कि काले धन, जो प्रत्याशी को काला धन मिलता है, जो चाहे कंपनी का हो या किसी के थ्रू मिलता हो। अभी तो गवर्नमेंट ने, चुनाव आयोग ने ये रूल बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रत्याशी को दान देता है तो वो 20,000 तक कैश दे सकता है और उससे ज़्यादा चेक के थ्रू देगा। और उस जितना पैसा उसे मिलता है वो इलेक्शन के बाद अपना रिटर्न सबमिट करेगा इलेक्शन कमीशन में कि कितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ, और ये पैसा अपनी ITR में भी दिखाएगा। ये नियम बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, अभी वोट खरीदते हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो वोट खरीदते हैं। अच्छा, वोट खरीदने कैश से नहीं खरीदते, कभी कभी ऑब्लाइज कर देते हैं, जैसे गिफ्ट दे देते हैं, साड़ियाँ बांट दी, 8 दिन खाना चला दिया, लैपटॉप बांट दिए, किसी को मोबाइल दे दिया, किसी के लिए बुक्स के लिए कह दिया, कहीं कुछ किसी न किसी रूप में धन ना दे के गिफ्ट दे देते हैं, लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए या बच्चों के लिए। तो इस तरह से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सबको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक सीमा कर दी कि इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, और अगर दान दे रहे हो तो वो काला धन ना होके पूरा नंबर 1 के रूप में चेक के थ्रू ही आप ले सकते हैं, और जो देगा वो भी चेक के थ्रू ही देगा। तो ये सब अच्छा। दूसरा क्या है, जितने भी राजनेता हैं उनके लिए इलेक्शन में कुछ आचार संहिताएं लागू कर दी हैं। जैसे 48 घंटे पहले चुनाव से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। दूसरा,
आपके लिए अगर राजनीतिक पार्टी जिससे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अगर पैसा देती है या खर्च देती है तो वो आपके खर्च में जोड़ा जाएगा जो आप चुनाव लड़ने में खर्च कर रहे हैं। और अगर एक कोई मौका सरकार ही देती है टीवी के थ्रू आपका एडवर्टाइजमेंट का प्रचार प्रसार का, तो उस पर जो खर्च आएगा वो भी आपके खर्च में जोड़ा जाएगा। ये भी है। तो एक आचार संहिता फिक्स की है कि कब आप इलेक्शन का प्रचार प्रसार बंद करेंगे, कितना खर्च कर सकते हैं, और जो प्रत्याशी इन आचार संहिताओं का या नियम कानून का पालन नहीं करता है उसके लिए चुनाव आयोग जिस लेवल का क्राइम होता है उस लेवल के क्राइम के हिसाब से उस पर एक्शन लेता है। ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, आपकी तरफ से कोई पॉइंट नहीं? चुनाव आयोग ने क्या किया कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे हमने आपको बताया था कि बांचू कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने 1970 में पहली बार ये कहा था कि अगर हम भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें काले धन को रोकना पड़ेगा। किसे रोकना पड़ेगा? काले धन को। क्योंकि बांचू कमेटी की जो रिपोर्ट थी जो 1970 में सबमिट हुई थी, इसमें यही कहा गया था कि मुख्य कारण अपराध का जो है वो है काला धन। और जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, इसे नहीं रोकेंगे, तब तक हम भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को चुनाव में रोक नहीं सकते। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट थी बीएम तारकुंडे की रिपोर्ट। लिख लीजिए, बीएम तारकुंडे। बीएम तारकुंडे की रिपोर्ट ये 1974 में कब हुई थी? 1974 में सबमिट की गई। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बीएम तारकुंडे। इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? बीएम तारकुंडे महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और इनकी अध्यक्षता में 4 और मेंबर थे। लिख लीजिए, एजी, चारों मेंबर के नाम लिखिए। एजी नूरानी, आरडी देसाई जी, ईपी डब्ल्यू डिकोस्टा, एमआर मसानी, पीजी मावलंकर, ये सदस्य थे। आइए चल रही है, कोई नहीं। आज तो बच्चों की वीडियो अपलोड करना था, इसके ऊपर सब बता दो से, अगर जरूर तो कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उन्हें सिर्फ बता दो कि मैं इससे जा रहा हूँ और कॉन्फ्रेंस कर आप बता दो। उस टाइम क्या था, जयप्रकाश नारायण का एक संपूर्ण क्रांति अभियान चल रहा था। नोट करिए, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन। और एक कमेटी थी सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी।
बीजेपी ने जयप्रकाश नारायण उस टाइम एक आंदोलन करते थे जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति आंदोलन। और एक जो ये कमेटी जो बनी थी BM तारकुंडे की, वो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जो समिति थी उसने ये समिति बनाई थी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण चला रहे थे। कि क्रांति का मतलब चुनाव, किसी में भी क्रांति, चुनाव में भी क्रांति, संपूर्ण मतलब सब तरह से क्रांति, सोशल रिफॉर्म्स की तरह था ये क्रांति, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसे पूरी कर रहा। तो उसी में एक था सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी का आपको पता है, प्रजातंत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश भी है। और उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जब तक हमारे यहाँ चुनाव सुधार नहीं होंगे तब तक मजबूत डेमोक्रेसी नहीं बन सकती। इसलिए उनका एक ग्रुप था सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, उस ग्रुप ने इस कमेटी को बनाया था, उनके ही ग्रुप। और इसमें अध्यक्ष थे BM तारकुंडे, और जिसमें 4 और सदस्य थे जो हमने अभी नाम लिखवाए आपको। और इस कमेटी ने 1975 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। 1974 में फार्म हुई और 1975 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। लिख लीजिए आप। इसमें कहा गया, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, सिफारिशें नोट कर लीजिए। इसकी सिफारिशें ये थी, पहली सिफारिश थी ये थी कि जो हमारे यहाँ पर अभी 1971 में इलेक्शन हुए थे, 1967 में हमने बताया था आपको कि कुछ राजनीतिक दल थे, जैसे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, 1965 में इंडो पाक वार हुआ था। तो 1967 में जब प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी तो मुरारी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों में कन्फ्रंटेशन पैदा हुआ था। उस टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उस वक्त कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस के नाम से कांग्रेस ओ बना ली थी। ओ का मतलब उन्होंने रखा था ओरिजिनल, कांग्रेस ओ ओरिजिनल, हमने मेंशन किया है अपने बुक में उसके बारे में भी। तो 1967 में आपस में जो फ्रिक्शन पैदा हुआ उसकी वजह से चुनाव आयोग ने, हमने बताया था ना कि सुधारों के लिए सोचा कि क्यों ना हम एक यूनाइटेड होके ऐसा काम करें कि जो रीजनल पार्टी हैं वो भी रहें, क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होती है तब तक अच्छी डेमोक्रेसी या सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती। अपोजिशन जरूरी है, विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? विपक्ष क्या होता है, अगर कोई पॉलिसी सत्ता पक्ष की देश की जनता के खिलाफ होती है तो राइट ट्रैक पे लाने के काम जो है विपक्ष करता है। लेकिन उसी वक्त आपको पता होगा 1970 की जो रिपोर्ट थी पांचू की, उसके बाद 1971 में इंडो पाक फिर बाद वॉर हुआ जिसमें बांग्लादेश को अलग करवाया था, इंडिया ने फ्री करवाया था। लेकिन फिर 1971-72 में जो घटनाएं घटी उसको ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये कमेटी BM तारकुंडे की बनी, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसने एक सिफारिश, क्या क्या सिफारिशें की? पहली सिफारिश उसकी ये थी कि जो पहले क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था, इलेक्शन कमीशन का मालिक था और सिंगल मेंबर बॉडी थी कि केवल एक व्यक्ति था। लेकिन इसने रिकमेंड किया कि इसमें 2 और सदस्य जोड़े जाएं और 3 मेंबर बॉडी होना चाहिए। क्या? 3 मेंबर। उसका कारण ये था कि हमारे देश में एक साथ पूरे देश में इलेक्शन लोकसभा के तो होते थे, लेकिन राज्यसभा के, इसके विधानसभा के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते थे। अलग अलग टाइम पे उनका टेन्योर समाप्त होता था तो अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते थे। तो इन्हें एक इलेक्शन कमिश्नर को इतनी जगह अलग अलग वैरायटी के इलेक्शन कराना थोड़ा मुश्किल होता था। और उसी टाइम पंचायत के इलेक्शन भी होते थे, विधानसभा की, लोकल बॉडीज़ के, और विधानसभा के भी होते थे, संसद के भी होते थे। तो वर्कलोड चुनाव कमीशन को, चुनाव आयोग के ऊपर बढ़ गया था। इसलिए
बीएम कारकुंडे ने कहा कि 1+2 और मेंबर इलेक्शन कमीशन में जोड़े जाएं और जो हेड सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाएगा, बाकी 2 मेंबर होंगे वो इलेक्शन कमिश्नर कहलाएंगे। ये पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था बीएम कारकुंडे का, और आपको बताते चले कि ये जो 3 मेंबर कमेटी थी ये 89 से शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त जनता दल की गवर्नमेंट थी। नवंबर 89 में वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री बने थे। 84 के बाद राजीव गांधी के बाद जो सत्ता में काफ़ी उथल पुथल रहा है। 1991 में भी जो सरकार बनी थी वो गठजोड़ की बनी थी। इसलिए 3 अक्टूबर 1993 नोट कर लीजिए, बीच में भी 1991 में भी 3 मेंबर कमेटी बनी थी, लेकिन 2 साल के लिए बंद कर दी थी। लेकिन फाइनली 3 अक्टूबर तक 3 अक्टूबर 1993 से अब तक ये 3 सदस्यीय कमेटी ही है। तब से परमानेंट है, बीच में बनी थी, फिर टूट गई 2 साल के लिए, फिर बनी। तो ये रिकमेंडेशन थी बीएम कारकुंडे की। हाँ 1+2, हाँ टोटल वही है। हमने बताया ना कि एक है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 है इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, तो 3 मेंबर कमेटी है। वर्कलोड भी बढ़ गया। अभी जो बनी अभी लेटेस्ट। तीसरा इसमें था, दूसरा पॉइंट था कि क्षेत्रीय और राज्य आयुक्तों को जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं वो जरूरी नहीं है एक ही स्टेट के लिए हो, उसके साथ के जो स्टेट हैं, जैसे अभी इलेक्शन बिहार और यहाँ के हो जाए, यूपी के या दिल्ली और इसके, तो 2 स्टेट के भी एक इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है। ये भी है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। ये भी रिकमेंडेशन बीएम कारकुंडे की कमेटी ने या समिति ने की थी, ये भी सिफारिश की थी। राज्य का होता है तो इलेक्शन कमीशन, राज्य में जो चुनाव होते हैं विधानसभा, हाँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन समानता स्टेट कमिश्नर है। सिर्फ लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ, लोकल बॉडी के, बाकी ये सब इलेक्शन कमिश्नर के ही अंडर होते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट नोट करने का है कि संविधान का संशोधन 73rd एंड 74th 73वां और 74वां संशोधन, 73वें एवं 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है रूरल एरिया के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बारे में। और 74th जो है ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम वगैरह, ये दोनों में ही ऐसे समझ लो, ये ग्रामीण एरिया के लिए है और ये है शहरी एरिया के लिए, अर्बन एरिया इसे कहते हैं। ऐसे देखो रूरल एरिया और इसे हम कह सकते हैं 74th के लिए अर्बन एरिया। ये मायने ठीक है। तो ये दोनों अमेंडमेंट थे, इनके द्वारा स्थानीय जो इलेक्शन जिसकी आप अभी बात कर रहे थे वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देखता है। ये पॉइंट कभी कभी आता है। तीसरी रिकमेंडेशन इसकी थी
जैसे हमने अभी बताया था आपको कि 61वां संशोधन हुआ, उसके बाद मतदाता सूची बदलती रहती है हर उसमें, क्योंकि नए वोटर बढ़ते हैं, तो इससे इलेक्शन कमीशन का काम तो बढ़ता ही बढ़ता है। इसके लिए जो वहाँ के लोकल बॉडी के भी इलेक्शन होते हैं, उसमें भी मतदाता सूची बढ़ती है। कुछ नए वोटर्स होते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं, कुछ एक्सपायर हो गए, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है, कुछ ऐसे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उन्हें नहीं कर किया जाता है, उन्हें वहीं का वोटर इलेक्शन के टाइम पर वो आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इलेक्शन वाले दिन उस एरिया की छुट्टी दी जाती है, जिससे हर एक व्यक्ति वोट डाल सके, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो स्थानीय लोगों के लिए जो इलेक्शन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे RO रिटर्निंग ऑफिसर, ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, तो ये सब ये जो पोस्ट PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे PO1 PO2 जैसे अभी इलेक्शन हुए थे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं ना, जो पर्टिकुलर बूथ के ऑफिसर होते हैं। हाँ, और DEO कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वगैरह, जो ऑफिसर, उसी को PO कहते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही पीठासीन अधिकारी हिंदी कहते हैं। PO1 PO2 थे, क्योंकि मालूम है हम सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, तो कई PO जो थे अंडर में थे। तो PO पहला जो होता है, जो वहाँ पे वोटिंग के लिए कंफर्म करता है, PO1 कहता है, उस PO1 उसकी पूरी ड्यूटी होती है पूरे बूथ की। पढ़न हाँ, हर बूथ के लिए अलग। अगर एक स्कूल में 2 बूथ है, रूम नंबर 1 में अलग है, रूम नंबर 2 में अलग है, तो PO1 अलग होगा, PO2, और हर बूथ की जिम्मेदारी उसके साथ भी स्टाफ होगा, PO1 होगा, PO2 होगा और PON भी होगा। और हर एक का डाटा और डिटेल्स जो दी जाती है, रिपोर्ट आती है नेक्स्ट डे इलेक्शन में, तो वो हर बूथ की अलग अलग है। बूथ वाइज हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ती है कि हर 2 घंटे में कितने % वोट पड़ा, कितना मेल था, कितना फीमेल था। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट को देता है, जोनल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को देता है, या उस SDM को देता है जो उस एरिया का होता है, जैसे डिप्टी DU कह सकते हैं, उसके लिए देता है हर। तभी तो आपने देखा होगा टीवी में जो आता है ना कि इतने बजे तक इतने बूथ पड़े, तो बूथ वो इतने वोट पड़े, तो हर बूथ का रिकॉर्ड सेक्टर मजिस्ट्रेट रखता है, वो PO से लेता है और वो जोनल मजिस्ट्रेट को देता है। तब डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ जाता है, वहाँ से मीडिया को जाता है, तब रिपोर्ट आती है। मोबाइल नहीं, सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए अलाउ है, वो जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल पोस्ट हैं उनके लिए अलाउ है। जैसे हमारे लिए अलाउ था, उनके लिए अलाउ नहीं है, PO के लिए। लेकिन वो बूथ पे पर्सनली जाके भी ले सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलती है व्हाट्सएप पे। और PO के लिए अलाउ है, PO व्हाट्सएप से मैसेज करता है। बूथ तो वीडियो आप नहीं बना सकते, PO के लिए अलाउ है। अगला इसमें चौथा पॉइंट ऑलरेडी हमने बता दिया था ये कि BM तारकुंडे की रिपोर्ट की भी यही रिकमेंडेशन थी कि 61वें संशोधन के हिसाब से 21 साल के जो आयु है वो 18 कर दी जाए, क्योंकि 18 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति पूरा प्रत्येक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, उसमें इतनी समझ आ जाती है कि हम वोट किसे डालें। इसलिए 61वें संशोधन को 88 में जो लागू किया गया था वो BM तारकुंडे की रिपोर्ट ही थी, जिसके कारण 1988 में इसे लागू किया गया था और 1989 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। अगली BM तारकुंडे की रिकमेंडेशन थी कि आपने देखा होगा कि जो फॉरेन में इलेक्शन होता है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, उससे ज़्यादा प्रभावित है। अच्छा, हम नहीं चलेंगे।